जनपद अधिकारी आंचल शर्मा के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं, जैसे समय थम गया हो। सामने खड़ा नागा साधु कोई और नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पति था। उस क्षण में सारा महाकुंभ मेला, सारी भीड़, सारा शोर शराबा जैसे मंद पड़ गया था। साधु ने धीरे से अपने चेहरे से भभूत हटाई और आंचल की आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, मुझे माफ कर दो। यह वाकया वाराणसी के संगम तट का था, जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन यह केवल एक संयोग नहीं था। इस मुलाकात के पीछे छिपी थी एक लंबी कहानी, एक साहसिक यात्रा जिसने एक साधारण लड़की को जनपद अधिकारी बना दिया था। आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में अनीता का जन्म हुआ था। उसके परिवार में पहले से ही कई बेटियां थीं और जब अनीता का जन्म हुआ तो परिवार में खुशी के बजाय मायूसी छा गई। सब एक बेटे की चाह रखते थे, लेकिन एक और बेटी के जन्म पर किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। अनीता के पिता राम प्रसाद और मां शांति बहुत साधारण लोग थे। राम प्रसाद एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। शांति घर संभालती थीं और अपनी बेटियों की परवरिश में लगी रहती थीं। अनीता बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। उसके शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहते थे कि उनकी बेटी में असाधारण प्रतिभा है और उसे आगे पढ़ाना चाहिए। परंतु रामप्रसाद हमेशा कहते, इसे पढ़ाकर क्या करेंगे, आखिर यह तो एक लड़की है, इसे तो शादी करके ससुराल जाना ही है, वहां चूल्हा चौका ही संभालना है, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन शांति अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थीं। वे छिपकर, कभी कभी अपने पति से झगड़कर अनीता को स्कूल भेजती रहीं। उन्हें विश्वास था कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य उज्जवल करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनीता 10वीं कक्षा में पहुंच गई। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। तभी एक दिन गांव के कुछ लोग रामप्रसाद के पास आए और अनीता के लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का अमित 19 वर्ष का था और एक संपन्न परिवार से था। यह सुनकर रामप्रसाद बहुत खुश हुए। वे अपनी बेटी का बोझ उतारने के लिए बेताब थे। उन्होंने तुरंत रिश्ते के लिए हां कर दी, बिना अनीता की इच्छा जाने। जब अनीता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करनी है, मैं कुछ बनना चाहती हूं, शादी नहीं करना चाहती। शांति ने एक बार फिर अपने पति से बात की, लेकिन परिणाम वही था। रामप्रसाद ने शांति को डांटा और कहा, तुम ही इस लड़की को बिगाड़ रही हो। बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इससे अच्छा है कि अभी अच्छे घर में शादी कर दें। अनीता ने अपनी मां की पिटाई देखी और उनके दुख को समझते हुए शादी के लिए हां कर दी। उसकी 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास हुई, लेकिन अब उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। शादी के बाद अनीता का जीवन नरक से कम नहीं था। उसका पति अमित उससे बात नहीं करता था और धीरे धीरे उसे प्रताड़ित करने लगा। अनीता सुबह से शाम तक घर का काम करती, लेकिन फिर भी उसके सास ससुर उसे ताने मारते रहते। अमित रोज शराब पीकर आता और अनीता पर अत्याचार करता। वह बिना किसी कारण के उसे मारता और गाली देता। अनीता के लिए हर दिन एक नई यातना बन गया था। एक दिन वह अपने माता पिता के घर गई और अपने दुख की कहानी सुनाई, लेकिन रामप्रसाद ने उसे डांटकर कहा, जैसा तेरे सास ससुर कहें वैसा ही कर, पति से झगड़ा मत कर, यही औरत का धर्म है। और उन्होंने अनीता को वापस ससुराल भेज दिया। अनीता का दिल टूट गया। अब न तो उसके पिता उसका साथ दे रहे थे, ना ही कोई और उसका पक्ष ले रहा था। ससुराल में उसका जीवन नरक बन चुका था।
एक दिन अनीता की मुलाकात उसकी स्कूल की सहेली निधि से हुई। निधि ने बताया, अनीता, तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है। तूने पूरे बोर्ड में टॉप किया है। यह सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह निधि के सामने फूट फूट कर रोने लगी और अपनी व्यथा सुनाई। निधि ने कहा, क्या तू हमेशा ऐसे ही जीवन बिताएगी? तूने हमेशा अपने सपने देखे थे। तू आगे पढ़ना चाहती थी, एक अधिकारी बनना चाहती थी। क्या हुआ उन सपनों का? निधि की बातें अनीता के मन में गहरे उतर गईं। उसने सोचा, मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी। और एक रात जब सब सो रहे थे, अनीता ने कुछ गहने और पैसे लिए और घर से भाग गई। अनीता सीधे दिल्ली पहुंची, जहां उसकी एक और सहेली रहती थी। वहां उसने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। अपने गहनों को बेचकर और छात्रवृत्ति के सहारे उसने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। फिर उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की पढ़ाई शुरू की। इस बीच उसके माता पिता और ससुराल वाले उसे खोजते खोजते थक गए थे। उधर अनीता अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। वह अपने सपने को साकार करना चाहती थी। एक दिन उसके कॉलेज में वाराणसी की जनपद अधिकारी मीना सिंह आईं। उन्होंने अपनी जीवन कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कई बाधाओं के बावजूद अपना लक्ष्य प्राप्त किया। अनीता मीना सिंह की कहानी से बहुत प्रभावित हुई। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह भी एक दिन जनपद अधिकारी बनेगी। मीना सिंह ने उसे सलाह दी कि वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करे। अनीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। इस दौरान उसकी मुलाकात विकास से हुई, जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। विकास एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पास भी अपने संघर्ष की कहानी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और वे एक दूसरे के सहयोगी बन गए। विकास और अनीता एक साथ पढ़ाई करते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। वे एक दूसरे की ताकत बने। समय के साथ दोनों के रिश्ते में गहराई आने लगी और विकास ने अनीता को अपने दिल की बात बताई। अनीता भी विकास को पसंद करती थी, लेकिन उसे अपनी वैवाहिक स्थिति का दुख था। उसने विकास को अपनी पूरी कहानी बताई, अपने बाल विवाह और प्रताड़ना की। विकास ने कहा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूं और हम साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। दोनों अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। अनीता का ध्यान एकदम केंद्रित था, लेकिन विकास का मन अब पढ़ाई से थोड़ा हटने लगा था। अनीता ने उसे समझाया कि वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। परीक्षा के दिन आए और दोनों ने अपने पेपर दिए। जब परिणाम आए तो अनीता ने सफलता हासिल की, जबकि विकास असफल रहा। यह दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। विकास निराश था, लेकिन अनीता ने उसका हौसला बढ़ाया। वह बोली, हम दोनों अपने सपनों को पूरा करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है विकास। अगली बार तुम जरूर सफल होगे। अनीता की अगली परीक्षाएं भी बहुत अच्छी तरह से हुईं। उसने साक्षात्कार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जब परिणाम आए तो अनीता को जनपद अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। विकास भी अपनी तैयारी में जुटा रहा, लेकिन 3 और प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हुआ। इससे उसका मनोबल गिरा, लेकिन अनीता का प्यार और समर्थन उसे मजबूती देता रहा। अनीता की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक जिले में हुई। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से मिलने का फैसला किया। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां शांति उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अनीता, तू कहां थी इतने सालों से? हम तो तुझे खोजते खोजते थक गए थे, शांति ने रोते हुए कहा। अनीता ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई, कैसे वह भागी, कैसे उसने पढ़ाई की और अब कैसे वह जनपद अधिकारी बन गई है। यह सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम प्रसाद को बुलाया, जिन्होंने अपनी बेटी को देखते ही उसके पैर पकड़ लिए।
बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरी नाबालिग अवस्था में ही तेरी शादी करवा दी, तेरे सपनों को पूरा नहीं होने दिया, रामप्रसाद ने रोते हुए कहा। अनीता ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम साथ रहेंगे। कुछ महीनों बाद अनीता की मां ने उससे कहा, बेटी, क्या हम वाराणसी के महाकुंभ मेले में जा सकते हैं? मेरी इच्छा है वहां स्नान करने की। अनीता ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए छुट्टी ली और वे वाराणसी पहुंचे। कुंभ मेले में भीषण भीड़ थी। साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ से मेला अद्भुत लग रहा था। अनीता और उसके माता पिता संगम तट पर स्नान करने पहुंचे। तभी एक नागा साधु अचानक अनीता के सामने आया और उसके पैर पकड़ लिए। अनीता ने हैरान होकर पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? साधु ने अपने चेहरे से भभूत हटाई और अनीता चौंक गई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति अमित था। अमित ने कहा, जब तुम मेरे साथ थीं, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। जब तुम मुझे छोड़कर चली गईं, तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने तुम्हें खूब ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। मैं इतना दुखी हुआ कि आखिर में मैंने संन्यास ले लिया। मुझे माफ कर दो। अनीता ने शांत होकर कहा, अगर आप मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो शायद मैं आज जनपद अधिकारी नहीं होती। नियति ने जो लिखा था वही हुआ। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। इसके बाद अनीता ने अमित से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया। अब वह पूरी तरह से मुक्त थी और विकास के साथ अपना नया जीवन शुरू कर सकती थी। अनीता और विकास की शादी हुई। विकास ने भी अपनी परीक्षा की तैयारी फिर से शुरू की और इस बार वह सफल रहा। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया। अनीता ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। उसने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। उसकी कहानी ने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दी। अनीता और विकास की जीवन कहानी पूरे देश में प्रेरणादायक बन गई। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों और सही समय पर सही निर्णय लिए जाएं, तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते को नहीं रोक सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें और सही मार्गदर्शन पाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है। हमारे समाज को यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जारी हैं। कई लड़कियों के माता पिता उनके बचपन में ही शादी तय कर देते हैं, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। हमें ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए।